प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों, प्रत्येक पाठ को पढ़ने का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। हमारी आज की कविता के क्या उद्देश्य हैं? चलिए सबसे पहले कविता के उद्देश्यों से परिचित हुआ जाए। कविता के कुछ सामान्य उद्देश्य इस प्रकार हैं। विद्यार्थियों में मातृभाषा के प्रति रुचि जागृत करना, विद्यार्थियों को कविता की सामान्य जानकारी करवाना, विद्यार्थियों में काव्यात्मक अभिव्यक्ति की योग्यता का विकास करना, विद्यार्थियों में वाचन, लेखन, कविता, पाठ कौशल का विकास करना। अब इसके कुछ विशिष्ट उद्देश्यों को भी जान लेते हैं। छात्र कविता के केंद्रीय भाव को आत्मसात करके उसे अपने शब्दों में प्रस्तुत कर सकेंगे, प्रकृति की सुंदरता महसूस कर सकेंगे एवं प्रकृति संरक्षण के प्रति जागरूक होंगे, मानवीय अलंकार को पहचान सकेंगे। पाठ शुरू करने से पहले हम अपने कवि श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का परिचय जान लेते हैं। कवि परिचय इस प्रकार है। श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन 1927 में हुआ। उन्हें आजीविका के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। बाद में अध्यापन कार्य से जुड़े। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद वे दिनमान पत्रिका में उप संपादक एवं चर्चित बाल पत्रिका पराग में संपादक रहे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गरम हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द एवं खूंटियों पर टंगे लोग आदि। बच्चों, जब बारिश का मौसम होता है तब आसमान में बादल तरह तरह के रूप लेकर गरजता है। यहाँ हमारे कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने इस कविता में मेघों के आगमन की तुलना सज धज कर आए प्रवासी अतिथि यानी दामाद से की है। ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर उल्लास का जो वातावरण बनता है, मेघों के आने से सजीव वर्णन करते हुए कवि ने उसी उल्लास को इस कविता में दर्शाया है। प्यारे बच्चों, आइए कविता का सस्वर वाचन उचित लय, गति और ताल के साथ करें और साथ साथ उसका अर्थ भी समझें। मेघाए बड़े बंठन के सवर के, मेघाए बड़े बंठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हो गाँव में शहर के, मेघाए बड़े बंठन के संवर के। तो बच्चों, पहले कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। पाहुन अर्थात मेहमान, बाकी चितवन अर्थात तिरछी नज़र, जुहार करना अर्थात आदर के साथ झुककर नमस्कार करना, अकुलाना व्याकुल होना, दामिनी दमकी बिजली चमकी, गांठ खुलना भेद प्रकट होना, सुधी अर्थात याद। चलिए बच्चों, अब कविता के भावार्थ को जान लेते हैं। कवि ने यहाँ बादलों की तुलना शहरी मेहमान से की है जो बड़े सज धज के आ गए हैं। उनके आने पर आगे आगे नाचती और गाती हुई हवा चल रही है। उस सुंदर मेहमान को देखने के लिए गली गली में लोगों के खिड़की दरवाजे खुलने लगे हैं। ऐसा लगता है कि शहर का कोई मेहमान बन ठन के गांव में आ गया है। अर्थात बरसात का मौसम आने पर आकाश सुंदर सुंदर मेघों से सज गया है। मनोरम हवा चल रही है। लोगों ने ठंडी हवा के लिए अपने घर के खिड़की दरवाजे खोल दिए हैं और सब मेघों का स्वागत करने के लिए तत्पर हैं। चलिए बच्चों, अब चलते हैं अपने अगले पद्यांश की ओर, करते हैं इसका सस्वर वाचन। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, मेघाए बड़े बंठन के सवर के, मेघाए बड़े बंठन के सवर के। बच्चों,
अब इस पद्यांश में आए शब्दार्थों के अर्थ को भी जान लेते हैं। उचकाए अर्थात उठाकर, ऊंची किए हुए। चितवन अर्थात तिरछी नजर। ठिठकी अर्थात हैरान होकर रुकी। सरके अर्थात खिसक गई। चलिए बच्चों, अब इसके भावार्थ से परिचित हो जाते हैं। तेज हवा से पेड़ लगातार ऊपर नीचे होते हैं तो लगता है जैसे ग्रामीण लोग उस मेहमान को गर्दन उचका उचका कर देख रहे हैं। तेज आंधी चलने से धूल उड़ने लगती है। कवि उसकी तुलना गांव की लड़की से करते हैं कि जैसे वह मेहमान के आगमन का समाचार देने अपना घाघरा उठाकर तेजी से भागती जा रही है। कवि नदी की तुलना ग्रामीण स्त्रियों से करते हैं जो मेहमान के आने की खबर सुनकर ठहर कर अपना घूंघट सरकाकर तिरछी निगाहों से मेहमान को देखती है, अर्थात नदी में नहरें उठने लगती हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़ के जुहार की, बरस बात सुधलीनी, बोली अकुलाई लता ओट हो किवाड़ की, हर साया ताल लाया पानी परात भर के मेघाए, बड़े बंठन के संवर के मेघाए, बड़े बंठन के संवर के। बच्चों, अब इन पंक्तियों में आए शब्दार्थों के अर्थ को भी जान लेते हैं। जुहार की अर्थात आदरपूर्वक नमस्कार किया। सुधी अर्थात याद। अकुलाई अर्थात व्याकुल। ओट होना यानी छिपना। चलिए बच्चों, अब इसके भावार्थ को भी जान लेते हैं। गांव के पुराने पीपल के पेड़ की डालियां जब हवा से झुकती हैं तो ऐसा लगता है मानो घर के बड़े बुजुर्ग को आदर के साथ झुककर नमस्कार कर रहे हों। बरसात का मौसम साल भर में एक बार आता है। हवा के चलने से पेड़ पर लिपटी लता हिलने लगती है, मानो वो किवाड़ के पीछे से छुपकर मेघ रूपी मेहमान को उलाहना देती है कि तुम पूरे वर्ष भर के बाद अब मुझे याद करने के लिए आए हो। तालाब के पानी में लहरें उठ रही हैं। उसकी तुलना घर के सेवक से की जाती है जो अत्यंत प्रसन्न होकर परात में पानी भरकर मेहमान के स्वागत के लिए आते हैं। बच्चों, आपको याद होगा आपने 8वीं कक्षा में सुदामा चरित पढ़ा था, जिसमें एक प्रसंग आया था जिसमें श्री कृष्ण ने सुदामा के चरण धोने के लिए परात में लाए हुए पानी के बदले अपने नैनों के आंसुओं से उनका चरण धो दिया था। उसका प्रसंग किस प्रकार था? देखी सुदामा के दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अर्थात श्री कृष्ण ने अपने मित्र के पांव धोने के लिए परात में पानी मंगवाया था, परंतु वो सुदामा की दशा देखकर इतना व्यथित हो गए कि उन्होंने उस पानी को हाथ भी नहीं लगाया और अपनी आंखों के आंसुओं से ही उनके चरण धो दिए। तो बच्चों, पुराने समय से ही जब घर में मेहमान आते हैं तो उनके चरण धोने के लिए परात में पानी लाया जाता है और परात में उनके पांव रखकर उनको धोया जाता है। तो यहाँ पर भी कवि ने वही हमें बताने की कोशिश की है। चलिए बच्चों, अब चलते हैं अपने अगले पद्यांश की ओर, करते हैं इसका सस्वर वाचन। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के मेघाए, बड़े बंठन के सवर के मेघाए, बड़े बंठन के सवर के। चलिए बच्चों, अब इसके भावार्थ को जान लेते हैं। आकाश में चारों ओर बादल घिर आए हैं। ऐसा लगता है जैसे लोग अपनी अटारी अर्थात घर की छत के छज्जे पर मेहमान को देखने के लिए जमा हो गए हैं। बिजली चमकती हुई कहती है, बादल रूपी मेहमान, हमें भ्रम था कि तुम आओगे या नहीं, पर अब तुम आ गए। हमें क्षमा करो। तो हमारी शंका दूर हो गई, सारा भ्रम मिट गया। घनघोर वर्षा होने लगी। जैसे अतिथि के आगमन पर उससे मिलकर सभी की आंखों में प्रसन्नता के आंसू बह रहे हो और बादल सज धज कर
आकाश में छा रहे हों। तो बच्चों, कविता पढ़कर मज़ा आया ना? मुझे तो बहुत मज़ा आया। बच्चों, प्रत्येक कविता का अथवा पाठ का कोई ना कोई संदेश अथवा शिक्षा होती है। हमारी इस कविता से क्या शिक्षा मिलती है, आइए जानें। कवि ने इस पाठ के माध्यम से हमें प्रकृति प्रेम का संदेश दिया है। प्रकृति की सुंदरता को हम जानें, समझें, महसूस करें एवं उस प्रकृति के संरक्षण का प्रयास करें, जिसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। यही हमें इस कविता से शिक्षा मिलती है। बच्चों, ये कविता आपको कितनी समझ में आई? आइए कुछ प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न 1, कविता में बादलों का चित्रण किस रूप में किया गया है? तो आइए इसके उत्तर को जानते हैं। कविता में बादलों का चित्रण गांव में आए शहरी मेहमान अर्थात दामाद के रूप में किया गया है। प्रश्न 2, कविता में धूल, पेड़, नदी, लता और तालाब किसके प्रतीक हैं? इसका उत्तर है धूल चंचल बच्ची का, पेड़ ग्रामीण व्यक्ति का, नदी गांव की औरत का, लता प्रतीक्षा करती नायिका का, ताल सेवक अर्थात घर के सदस्य का। प्रश्न 3, मेघों के आने पर वातावरण में क्या परिवर्तन हुए? इसका उत्तर मेघों के आने पर वातावरण में निम्नलिखित परिवर्तन हुए। तेज हवा चलने लगी, पेड़ों की शाखाएं एवं लताएं हवा में लहराने लगी, तेज आंधी से धूल उड़ने लगी, नदी और तालाब में लहरें उठने लगी, तेज बादल घिर आए और बिजली चमकने लगी और अंतिम तेज बारिश शुरू हो गई। प्रश्न 4, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? तो बच्चों, इसका उत्तर होगा लता ने बादल रूपी मेहमान को वर्ष भर से प्रतीक्षा कर रही नायिका की तरह देखा, जो बादल रूपी मेहमान को उलाहना देती है कि पूरे 1 वर्ष बाद तुम्हें मेरी याद आई है। बच्चों, जैसा कि हम अपने व्याकरण भाग में जान चुके हैं कि अलंकार में एक अलंकार मानवीकरण अलंकार भी होता है। मानवीकरण अलंकार वह होता है जहाँ काव्य में निर्जीव वस्तु या तत्व को मानव जैसा कार्य या व्यवहार करते हुए प्रस्तुत किया जाता है। मेघ आए कविता में जगह जगह मानवीकरण अलंकार की छटा देखने को मिलती है। उसके उदाहरण हैं, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। तो बच्चों, जो कुछ भी हमने सीखा, अब उसके स्थायीकरण का समय आ गया है और समय आ गया है आपके गृह कार्य का। तो आपका पहला प्रश्न है जिसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। शीत ऋतु के आगमन पर वातावरण में हुए परिवर्तनों को ध्यान से देखिए और अनुच्छेद लिखिए। प्रश्न 2, वर्षा ऋतु पर एक सुंदर सी कविता खोजकर लिखिए। बच्चों, ये दोनों प्रश्न आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ। शुभ दिन।